हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू अलिम्स रियल एकेडमी। आज के वीडियो से हम ग्रेविटेशन की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें 6 to 7 वीडियो बनाने होंगे इस ग्रेविटेशनल सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए। आज के वीडियो से हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टॉपिक से ग्रेविटेशन सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहानी तो सुनी होंगी, एक दिन न्यूटन किसी एप्पल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और इनके सर पर एक एप्पल गिरता है और वो ग्रेविटेशन का लॉ बताते हैं। फ्रेंड, आपको क्या लगता है एक एप्पल के गिरने से फिजिक्स का इतना बड़ा लॉ बना होगा? नहीं फ्रेंड, इसके पीछे बहुत से लोगों की मेहनत है। 2-3 सदियों का टाइम लगा है जब जाके ये लॉ बना है। साइंटिस्ट ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इस लॉ को बनाने में। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं द हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन तो आपको पता चलेगा कि एक गैलीलियो साइंटिस्ट है। इनसे पहले ये थ्योरी चलती थी कि अर्थ सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, यानी जितने भी प्लैनेट है हर चीज़ अर्थ के अराउंड में घूमती है। गैलीलियो ने बताया कि अर्थ सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है बल्कि सन सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। इसके बाद केपलर्स आए, इन्होंने 3 लॉ दिए। इसके बाद आए टैग ऑबेलियन, इन्होंने स्टार की स्टडी की और हमें बताया। फाइनली न्यूटन ने कहीं जाके इस ग्रेविटेशन लॉ की खोज की। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसा कि आपको पता है हर चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है। जैसे बारिश का पानी जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, एप्पल जो पेड़ से टूटकर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ये सब ऊपर से नीचे आने की वजह अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे धुआं, गैस बलून। इसके पीछे भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सपोज करते हैं ये है धुआं और इसके अराउंड में गैस मॉलिक्यूल है। गैस जो मॉलिक्यूल है ये हैवी होते हैं धुएं के मॉलिक्यूल के कंपेयर में, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ आते हैं। जब ये नीचे की तरफ आते हैं तो इन्हें जगह चाहिए, तो धुएं के जो मॉलिक्यूल हैं वो लाइटर होने की वजह से ये ऊपर चले जाते हैं और इसकी जगह पे गैस मॉलिक्यूल आ जाते हैं। इसी तरह जब ये धुआं ऊपर जाता है तो ये जो मॉलिक्यूल है इस पर ग्रेविटी फोर्स एक्ट होने की वजह से ये नीचे आते हैं और ये धुआं ऊपर चले जाता है। तो धुएं के ऊपर जाने के पीछे भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। तो चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी पार्टिकल ऑफ matter attract by another particle of matter with force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance बिटवीन देम। सपोज करते हैं ये 2 ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस d है।
जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ये दोनों बॉडीज़ पे अट्रैक्शन फोर्स एक्ट होगा, वो है F। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन इन दोनों मासेस का। अगर ये दोनों मासे हैवी मासेस होंगे तो इसका अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर मैं ये डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो इसका जो अट्रैक्शन है ये कम होना चालू हो जाएगा, और मैं ये डिस्टेंस को कम करता हूँ तो इसका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। यानी डिस्टेंस के साथ फोर्स का जो रिलेशन है ये उल्टा रिलेशन है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो मैं इसे इस तरह लिखूँगा 1/d²। अगर मैं इन दोनों लॉ को कंबाइन करता हूँ तो मुझे मिलेगा m1 m2/d²। इसे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन कहते हैं। अगर मुझे इस साइन को निकालना है तो मुझे दो चीज़ ऐड करना होंगी, एक तो इक्वल एंड सेकेंड कांस्टेंट। इस केस में मैं कांस्टेंट g ऐड करूँगा तो वो हो जाएगा F = g m1 m2/d²। इस g को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और अगर मुझे इस फॉर्मूले से g का फॉर्मूला निकालना है तो वो हो जाएगा, ये d² इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m1 m2 इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। जैसा कि हम फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, और ये स्क्वायर होने की वजह से ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और मास को हम मेजर करते हैं केजी में तो केजी हो जाएगा केजी स्क्वायर। तो जी की जो SI यूनिट है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जब न्यूटन ने ये लॉ बनाया था उस वक्त न्यूटन को भी जी की वैल्यू पता नहीं थी, मगर न्यूटन को ये लॉ एक्सपेंड करना था और जी को ऐड करना था। न्यूटन ने इस लॉ को 1687 में बनाया था। तकरीबन इसके 100 साल बाद एक इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश ने इस जी की वैल्यू को निकाल के बताया। अगर आपको इसकी वैल्यू किस तरह इस साइंटिस्ट ने निकाला आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं इस पर सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर मैं देखता हूँ ये अब अर्थ है और ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं अर्थ के मास को कैपिटल M से डिनोट करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट के मास को स्मॉल m से डिनोट करता हूँ, और जो जैसा कि हमें पता है अर्थ स्फेरिकल शेप की होती है तो इसका रेडियस में कैपिटल R से डिनोट करता हूँ। इस ऑब्जेक्ट अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है मैं स्मॉल r लेता हूँ। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट में अर्थ और इस ऑब्जेक्ट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा F = g कैपिटल M स्मॉल m/r²। इस ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा वो होगा F, और इस अर्थ पे भी जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा ये होगा F। दोनों ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इक्वल होगा। तो आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आना स्टार्ट हो जाएगा, मगर जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट के पास क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि दोनों पे फोर्स तो सेम लग रहा है, तो अर्थ भी ऑब्जेक्ट के पास जाना चाहिए। इसका रीज़न ये है, आपने 9th स्टैंडर्ड में न्यूटन सेकेंड लॉ स्टडी किया होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ था फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखता हूँ तो वो हो जाएगा A = F/m। अगर मैं इस अर्थ का एक्सेलरेशन देखता हूँ तो वो हो जाएगा
फोर्स अपॉन मास ऑफ अर्थ। एंड अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन देखता हूँ तो वो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले में जो एक्सीलरेशन है वो होता है, एक्सीलरेशन जो अर्थ का है ये हमें ये बताता है कि कितने रेट से अर्थ ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है, और ये जो एक्सीलरेशन है ऑब्जेक्ट का हमें ये बताता है कितने रेट से ऑब्जेक्ट अर्थ के पास जा रहा है। अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा एफ दोनों ही में सेम है, मगर यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है वो मास ऑफ अर्थ है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब ये वैल्यू ज़्यादा होंगी तो हमें एक्सीलरेशन बहुत कम मिलेगा, वो वेरी लेस होगा। अगर हम इस फॉर्म में देखते हैं मास तो दोनों में सेम है, मगर जो डिनोमिनेटर में है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और वो कम होगा। इसकी वजह से जो एक्सीलरेशन है जो ऑब्जेक्ट का वो वेरी हाई होगा, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के करीब में बहुत स्पीड में आता है और अर्थ ऑब्जेक्ट के पास नहीं जाता है। चलिए फ्रेंड, अब हम जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम है ये देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे डिपेंड है, वो है एफ। इस प्रॉब्लम में जो मास ऑफ अर्थ है हम इसे एम ई से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है 6 × 10⁻24 kg। और जो सेकेंड मास है मून का मास है हम इसे एम से रिप्रेजेंट करेंगे और वो मास है 7.4 × 10⁻22 kg। और अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है हम इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। आपको पता है डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है ये मीटर होती है और यहाँ पर किलोमीटर है, तो हमें इसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए ये हो जाएगा 3.84 × 10⁵ × 10⁻³ मीटर। तो हमें मिलेगा R = 3.84 × 10⁸ 5 + 3 हो जाएगा 10⁸। अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो वो होगा F = G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है जो G की वैल्यू है वो है 6.7 × 10⁻11, मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 और मास ऑफ मून वो है 7.4 × 10⁻22 और जो डिस्टेंस है वो है 3.84 × 10⁸ इसका स्क्वायर। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, जो 10 के जो भी पावर है मैं इसे एक साइड ले लेता हूँ। 6.7 × 6 × 10⁻11 × 10⁻24 अपॉन इसका स्क्वायर होने के वजह से मैं इसे 2 टाइम लिखता हूँ। और पावर जो होता है हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मुझे मिलेगा 10⁻16। अगर मैं इस पावर को ऊपर लेके जाता हूँ तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आपको 20.17 मिलेगा। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप एग्ज़ाम में यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं। अगर मैं इस वैल्यू को ऊपर लेके जाता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो 10 पावर होगा -11 + 24 + 22 - 16। तो मुझे फाइनली जो वैल्यू मिलेंगी वो होंगी 10 -11 -16 होगा -27 और वो होगा 26, तो हो जाएगा +19। अगर मैं इस पॉइंट को इस साइड लेके जाता हूँ तो वो हो जाएगा 2.017, तो 10 का एक पावर बढ़ जाएगा और वो होगा 10⁻1 × 19। तो मुझे फाइनली जो आंसर मिलेगा फोर्स का वो मिलेगा 2.017
17 इंटू 10⁻20 न्यूटन। इसको राउंड अप करते हैं तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। जो अर्थ है और जो मून है इसमें जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होगा वो होगा 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। अब सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं जो जी प्रॉब्लम है। इसमें जो मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है और हम इसे से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 6 इंटू 10⁻24 kg। और जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में वो दिया हुआ है, हम इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसी तरह इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू, यानी अर्थ और सन में जो अट्रैक्शन है ग्रेविटेशनल, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया हुआ है वो है 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन। और हमें पता करना है व्हाट इज़ द मास ऑफ सन, सन का मास कितना होगा हमें निकालना है। तो हमें निकालने के लिए इसमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला ही यूज़ करना है और वो होता है F = कैपिटल G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इस केस में अगर मैं सब वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा F जो दिया हुआ है वो है 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन। G की वैल्यू पता है हमें 6.7 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 और जो मास ऑफ सन है हमें निकालना है और जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। अगर मैं इस मास ऑफ सन को इस साइड रखता हूँ और सब वैल्यू को इस साइड लेके जाता हूँ तो मुझे मास ऑफ सन मिलेगा, वो हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻22 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 24। अगर मैं जो 10 का जो पावर है एक साइड लेता हूँ तो मुझे मिलेगा मास ऑफ सन इक्वल टू 3.5 इंटू, ये स्क्वायर होने की वजह से मैं इसे 2 टाइम लिखूँगा, और 10⁻22 इंटू 11 इंटू 2 22 डिवाइड बाय 6.7 इंटू 6 इंटू -11 इंटू 10⁻24। अगर मैं ये वैल्यू को सॉल्व करता हूँ, अगर आपको इस वैल्यूज़ का कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप यहाँ पर भी एग्ज़ाम में रुक सकते हैं। अगर मैं 10 के जितनी पावर है इसे एक साइड लेता हूँ तो वो हो जाएगा 10⁻22 प्लस 22 44। अब ये जो 10 का पावर है ये -11 है, जब ये ऊपर चले जाएगा तो वो हो जाएगा +11, और ये जो 10 का पावर है +24 ये ऊपर जाकर हो जाएगा -24। अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 0.196, और इस 10 के पावर को सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 10⁻31। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लेके जाता हूँ तो वो हो जाएगा 1.96 इंटू 10⁻30। ये जो है ये है मास ऑफ सन, और हम मास को मेजर करते केजी में, तो मास ऑफ सन हो जाएगा 1.96 इंटू 10⁻30 kg। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।